नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट की ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करते हैं। एक कॉलर शो है, तो सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले बता देते हैं। आप 9136934058 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। पहले आप अपना नाम भेजें, फिर उसके साथ शहर का नाम, फिर अपने सवाल भेजें। बिना नाम के प्लीज़ कोई सवाल नहीं भेजें। आप अगर व्हाट्सएप नहीं करना चाहते तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यहाँ पर भी आप अपने सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। दीपेन शाह जी हैं और रविंद्र राव हैं कोटक सिक्योरिटी से। आप दोनों मेहमानों का भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले कच्चे तेल की चाल पर नजर डाल लेते हैं, जहां पर धीरे धीरे तेजी वापस से बढ़ती दिख रही है। अब $112 के ऊपर ब्रेंट का भाव चला गया है। करीब करीब 3% की तेजी है। रविंद्र जी, क्या लग रहा है, शाम के सत्र में और एक्शन बढ़ने वाला है? तेजी बढ़ी हो दिख रही है क्या यहाँ से आपको? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन जी। मेरे हिसाब से अगर WTI क्रूड देखे तो 103.50 $103.50 का जो गैप था, जहां से हमने $130 तक की रैली देखी थी, आई थिंक वो गैप फिल हो चुका है। और वहां पर प्राइसेस काफी सपोर्ट ले रहे हैं। कल भी हमने देखा कि नीचे आने के बाद फिर से हमने एक अप मूव देखा था, आज भी वही हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जब तक कि 103.50 होल्ड है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, आई थिंक ये एक दायरे में रहेगा। $105 से लेके $115-116 तक के रेंज में ट्रेड करेगा। 115-116 के ऊपर निकल जाता है तो फिर इसमें एक तेजी आ सकती है। तो आई थिंक तब तक के लिए थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा, क्योंकि अभी मेजर कोई एस्केलेशन नहीं है रशिया यूक्रेन वॉर में। जो चल रहा है वही चल रहा है। टॉक्स जो फेल हुए, आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सपोर्ट भी मिला है क्रूड को। बट आई थिंक क्रूड मार्केट में जो सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि यूरोपियन यूनियन से कोई सैंक्शन की बात नहीं आई रशिया पे। तो आई थिंक उसके वजह से हमने एक फॉल देखा ऊपरी लेवल से। तो उसके बाद कोई मेजर न्यूज़ नहीं है क्रूड को लेके। तो मेरे हिसाब से एक रेंज बाउंड मूव रहेगा जब तक कि कोई ट्रिगर नहीं आता। और अगर MCX की बात करें तो MCX में आई थिंक 7,800 7,700 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हो सकता है कि एक बाउंस बैक आया और ये बाउंस बैक 8,600 से लेके 8,700 तक आ सकता है। तो मेरे हिसाब से लोअर लेवल्स पे इसमें बाइंग आ सकती है। और ये MCX पे अराउंड 8,600 8,800 का अपर कैप रहेगा और लोअर कैप अराउंड 7,800 का रहेगा। तो ये भी हुआ कच्चे तेल को लेकर। दीपेन, आप क्या मानते हैं? आपको भी लग रहा है कि कच्चे तेल में यहाँ से तेजी और बढ़ेगी और लोअर लेवल पर बाइंग के मौके ढूंढने चाहिए? जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले शो पर बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, वी वुड वांट टू स्टिक आवर नेक आउट एंड चेक के क्रूड में नई तेजी आने के पहले थोड़ी गिरावट आ सकती है। तो अगर आपको इवनिंग सेशन में कहीं पे भी 8,600 8,700 के लेवल्स मिलते हैं, जो कि अभी 8,400 चल रहे हैं, तो नॉर्मल मार्केट में 300 पॉइंट काफी होते हैं। लेकिन इस समय ऐसा माहौल है कि 300 पॉइंट को ज्यादा मायने नहीं रखता। तो अगर वैसे कोई लेवल्स मिलते हैं तो रिटेल ट्रेडर्स पुट के जरिए क्रूड ऑयल में बाइंग कर सकते हैं। पुट के इसका मतलब बंदी कर सकते हैं। और हमारा मानना ऐसा है कि आने वाले हफ्तों में आपको 7,700 से 7,300 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं MCX के इंडियन मार्केट्स में। तो डेफिनेटली ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप थोड़ी एक्सपर्टीज रखते हैं और शॉर्ट सेलिंग में आप पुट के जरिए बाइंग कर सकते हैं, तो ये काफी बेटर रणनीति हो सकती है। और उसके साथ साथ पुट आपके रिस्क को भी काइंड ऑफ कंटेन कर देता है। अगर समझिए कि कॉल उल्टा जाता है और कुछ ज्यादा ही तेजी आ जाती है या अटैक्स ज्यादा हो जाते हैं और पुट भागी जाता है, तो आप पुट में ज्यादा करके प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है। ओके, तो ये व्यू है कच्चे तेल पर दोनों ही एक्सपर्ट का। चलिए कुछ सवाल भी ले लेते हैं, कई दर्शक वेट कर रहे हैं। शिवम दीक्षित है पहले सवाल भेजने वाले, कोलकाता से। एल्युमिनियम इनके पर जानना चाह रहे हैं कि क्या 300 रुपये तक भाव जा सकता है क्या? रविंद्र जी, क्या लग रहा है, एल्युमिनियम 300 रुपये जाता दिख रहा है क्या MCX पर? जी, मेरे हिसाब से पॉसिबल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी भी जो एस्केलेशन, जो वॉर सिचुएशन है, आई थिंक दैट इज स्टिल ऑन। हालांकि थोड़ा सा एस्केलेशन नहीं है, बट मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉशियस मूव भी है मेटल्स में। जब से LME पे निकल पे एक सस्पेंशन आया है, जो हमने लास्ट वीक में बहुत तेजी का मूव देखा था, तो मेरे हिसाब से उसके वजह से थोड़ा सा मार्केट नर्वस है। लेकिन सपोर्ट है एल्यूमिनियम में काफी अच्छा। 260 258 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आई थिंक जब तक वो होल्ड है
पॉसिबिलिटी है कि फिर से एक बार 295 300 तक के लेवल्स इसमें दिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी हाई है, बट जैसे मैंने बताया कि न्यूज़ पे वॉच रखना चाहिए। अगर कोई भी रेजोल्यूशन आता है तो फिर मेरे हिसाब से ये सारे जो कमोडिटी है जो कि लिंक्ड है इस वॉर से, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, निकल हो गया, क्रूड हो गया, गोल्ड हो गया, आई थिंक उसमें करेक्टिव मूव आ सकता है। तो ये व्यू है बेस मेटल्स को लेकर और एल्युमिनियम को लेकर। चलिए, पवन है कानपुर से 8,715 रुपए पर क्रूड खरीदा है। दीपेश, क्या करना चाहिए दीपेन इनको? देखिए, यही है, स्टॉप लॉस रखिए, बिकॉज ये 300-400 पॉइंट के मूव्स ऐसे ही आते हैं और फ्यूचर्स में अगर आप बाइंग करेंगे तो इतना बड़ा स्टीप स्टॉप लॉस आप रख भी नहीं पाएंगे, और दूसरा कि उसका मार्जिन भी काफी लगता है, तो आप M2M भी नहीं संभाल पाएंगे और इवेंचुअली ब्रोकर आपकी पोजीशन काट देगा। तो आप आपके लो के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए और जो भी आपको बाउंस मिलता है वहां पे एग्जिट करने की कोशिश करें। और अगर मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर आप तेजी करना भी चाहते हैं तो आप कम से कम कॉल लेके करें, ताकि आपका रिस्क एक लिमिट हो जाए और आपको मार्क टू मार्केट का भी टेंशन ना। यानी क्लियर व्यू है कि मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, तो कोशिश करें कि आप ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करें। कॉल लेकर अगर तेजी का है तो कॉल के जरिए आप ट्रेड करने की कोशिश करें ताकि रिस्क आपका सीमित हो। चलिए, अगले दर्शक हैं विनोद कुमार है राजस्थान से। कॉपर इन्होंने 820 रुपए 60 पैसे पर खरीदा है। जानना चाह रहे हैं कि क्या करें, क्या टारगेट आपको लग रहा है और इस ट्रेड में स्टॉप लॉस क्या लगा ले? रविंद्र जी। मेरे हिसाब से कॉपर में आई थिंक फिर से एक बार 830 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। इनका जो स्टॉप लॉस वैसे नियर स्टॉप लॉस तो अराउंड 804 के आसपास है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो आई थिंक इट शुड बी समवेयर बिलो 790, और अपसाइड मेरे हिसाब से 830, और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो 840 तक भी जा सकता है। ओके, तो ये व्यू है विनोद कुमार जी के लिए। आप कि 840 तक का भी भाव आपको दिख सकता है कॉपर में, लेकिन जो स्टॉप लॉस इन्होंने बताया उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। अगले दर्शक है सुब्रता सिन्हा हैं। जीरा किस भाव पर खरीदा जा सकता है? दीपेन, क्या लग रहा है जीरे को किस भाव पर खरीदना चाहिए? इनको 21,200 रुपए के ऊपर है फिलहाल। अब थोड़ा वेट करना चाहिए, 19,800 के आसपास प्राइसेस आ सकते हैं, 198 से 185 के बीच में। तो आप 19,800 के आसपास की इंतजार करें। अगर उन लेवल आते हैं तो वहां पे आप थोड़ी बाइंग करने की कोशिश करें। लेकिन जीरा मतलब मसाले पैक में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको समझना ये है कि काफी अच्छी तेजी आ चुकी है, तो ये ट्रेड्स थोड़े लंबे खींच सकते हैं। इसका मतलब है कि 2 से 3 महीने के नजरिया होगा तो ही आप मसालों में बाइंग करने की कोशिश करें। चलिए, अगले दर्शक है लखन है हरियाणा से। ये हाजिर में इन्होंने 56,000 रुपए के भाव पर 500 ग्राम सोना खरीदा है। रविंद्र जी, क्या करना चाहिए इनको? क्या होल्ड करें? इनका भाव दिख सकता है क्या 56,000 का? जी बिल्कुल, आई थिंक जो एनवायरनमेंट है, जो हाई इन्फ्लेशन है प्लस जो वॉर सिचुएशन, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है, उसके चलते तो मेरे हिसाब से गोल्ड में 56,000 बहुत जल्द दिखना चाहिए। इंटरनेशनल में आई थिंक 2070 का एक रेजिस्टेंस है, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो फिर आई थिंक $200-300 का भी एक अपमूव आ सकता है, क्योंकि कंटिन्यूशन पैटर्न बना है चार्ट्स पे। तो मेरे हिसाब से होल्ड कीजिए, और वैसे भी आपके पास इट इज इन द फिजिकल मार्केट तो आप होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि काफी एक अच्छा करेक्टिव मूव के बाद हमने एक अप मूव देखा है। तो मेरे हिसाब से होल्ड कीजिए। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि अगर इंटरनेशनल में 2070 के ऊपर निकल गया तो ये फिर 56,000 के ऊपर भी जाएगा, हो सकता है कि 58-60,000 तक भी आ सकता है। तो मेरे ख्याल से होल्ड कर सकता है। ओके, चलिए, अगले दर्शक महेश है हैदराबाद से, रेगुलर कॉलर है। गोल्ड पर ये व्यू जानना चाह रहे हैं। दीपेन, क्या सलाह है इनके लिए? देखिए, गोल्ड में हमारा इंसिडेंटली आज टॉप टिक में बाई कॉल भी है। जो भी डिप्स आती है आप बाइंग करके चल सकते हैं, और 52,400 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में आपको 54,000 54,500 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। अगेन गैप अप गैप डाउन की आशंका रहती है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। ओके, चलिए, अगले दर्शक हैं अब हमारे साथ प्रशांत पाटिल है महाराष्ट्र से। मक्के का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। मेज को आप ट्रैक करते हैं क्या दीपेन जी? अच्छी तरह ट्रैक करते हैं, और अगर आप देखेंगे तो मेज के प्राइसेस डबल हो चुके हैं। मैं अगेन क्लैरिफाई कर दूं कि मेज 2 प्रकार की आती है, एक कैटल फीड आती है और दूसरी पॉपकॉर्न के लिए यूज होती है। तो वो सेकंड कैटेगरी में इतनी तेजी नहीं आई है जितनी कैटल फीड में आई है, लेकिन थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत
होते, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि प्राइसेस ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, तो थोड़े नीचे आते हैं प्राइसेस तो वहां पे आप बाइंग करने की कोशिश करें। सेक्युलर अप ट्रेंड में मेज लग रहे हैं और यहाँ से प्राइसेस समझिए कि 2700 से 2800 के ऊपर भी जा सकते हैं, तो डेफिनेटली तेजी लग रही है, लेकिन प्राइसेस थोड़े कूल ऑफ होने दे, उसी के बाद आप बाइंग करने की कोशिश करें। यानी नीचे आने दीजिए भाव तब करें, क्योंकि जिस तरह की तेजी इंटरनेशनल मार्केट में भी आई है उसका असर यहाँ भी दिख रहा है। चलिए अगले दर्शक है दीप दोषी हैं हिम्मतनगर से। ग्वार सीड हाजिर में 7000 क्या हो सकता है? रविंद्र जी क्या लग रहा है, ग्वार सीड 7000 जाता दिख रहा है क्या आपको? ग्वार सीड में पॉसिबिलिटी तो है मेरे हिसाब से। नीचे में आई थिंक 5600 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो मेरे हिसाब से 6400 एक क्रूशियल लेवल होगा। अगर 6400 निकल जाता है तो फिर 6800 से 7000 तक के लेवल्स पॉसिबल है। अभी फिलहाल एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है इसमें, तो मेरे हिसाब से जब तक ये कंसोलिडेशन ब्रेक नहीं करता तब तक एक रेंज बाउंड मूव रहेगा 6400 से लेके 5800। सो आई थिंक 6400 के ब्रेक का वेट करना चाहिए फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 6800। ओके, तो ये भी है ग्वार पर रविंद्र जी का। लेकिन अगले दर्शक हैं, उन्होंने भी ग्वार पर ही सवाल भेजा है। पवन है हिसार से, ये जानना चाह रहे हैं कि ग्वार को हाजिर में खरीदना चाहिए, और अगर खरीदेंगे तो 3 महीने का प्राइस आउटलुक क्या होगा? और आपसे दीपेन जी ये भी सवाल होगा, क्या 7000 का भाव आपको ग्वार सीड में दिख रहा है? ठीक है, अभी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ग्वार सीड पिछले 3 महीने से एक रेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो अगर 7000 आना है तो ये रेंज का ब्रेकआउट आने दीजिए। अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको 15-20 दिन में 7000 दिख जाएंगे। अगर ये रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर से यही 2 से 3 महीने का ग्राइंडिंग आपको मार्केट करते हुए दिखेगी। तो अगर आपको बाइंग भी करना है तो लोअर एंड ऑफ द रेंज, मतलब 5700-600 के इंतजार करें, वहां पे कोई प्रॉफिट बुकिंग में डिप्स आती है वहां पे बाई करने की कोशिश करें, और उसके बाद एक्सपेक्ट करें कि रेंज का ब्रेकआउट मिले। लेकिन अभी तो रेंज के अंदर है, तो ये काफी डिफिकल्ट है कहना कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस डायरेक्शन में आएगा। तो कम से कम अभी अवॉइड करें बाइंग करना, और नीचे के रेंज में मतलब 5700-800 के आसपास बाई करने की कोशिश करें। ओके, तो ये भी है ग्वार को लेकर। चलिए अगले दर्शक राजा राम है, इन्होंने क्रूड 9900 स्ट्राइक की कॉल 710 रुपये पे खरीद रखा है, काफ़ी ऊपर का भाव है। अब मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी भी नज़दीक आ रही है। रविंद्र जी क्या लग रहा है, ये कॉल तो इनका प्राइस कैसे अब ये रिकवर कर पाएंगे? कोई स्ट्रैटेजी बताइए कोई कि इससे निकल पाए, नुकसान को कम कर सकें। आई थिंक इनके लिए शायद अगर यूक्रेन रशिया का वॉर एस्केलेट होता है तो फिर इनका भाव आएगा, क्योंकि 9900 बहुत हायर रेट है। लेकिन मेरे हिसाब से, और एक्सपायरी भी नजदीक है, तो मेरे हिसाब से ये इन द मनी आना थोड़ा सा मुश्किल है। बट यस, थोड़ा बहुत अपमूव आ सकता है। जैसे मैंने बताया कि 8800 9000 तक का पॉसिबिलिटी है, और वो एक रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है कि वहां से फिर से एक बार थोड़ा सा फॉल आ सकता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक 8800 8900 का एक लेवल मिल सकता है इनको एग्जिट के लिए, वहां पे एग्जिट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका रेट आना तो अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बिकॉज एक्सपायरी इज वेरी नियर। एक्सपायरी नजदीक है तो आपके प्रीमियम के भाव भी लगातार कम हो रहे होंगे। दीपेन आप क्या सलाह देंगे इनको? ना है काफी ऊपर के स्ट्राइक की कॉल इन्होंने खरीद रखी है। देखिए, मैं टेक्निकली थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर कभी समझिए कि कॉल अगर आप खरीद रहे हैं और प्राइसेस बहुत ही बढ़ गए हैं, तो बेटर ये होता है कि जो प्रीमियम कम हो, डीप इन द मनी, उसको आप ले, ताकि आपका प्रीमियम का एक्सपेंडिचर कम हो और फिर प्राइसेस वहां से नीचे आए तो भी आपका प्रीमियम की लागत जो लगी है वो काफी कम हो। अगर इतने ऊंचे भाव पे 9000 के पास आप लेंगे और आप 700 रुपए तक का प्रीमियम देंगे, तो वहां से टाइम वैल्यू इरोड होगा, तो आपका प्रीमियम बहुत ही जल्दी श्रिंक हो जाएगा। तो अभी तो टू टेल यू द ट्रूथ और फ्रैंकली मैं बताऊं तो टाइम वैल्यू की वजह से आपका आई थिंक ये 0 पे ही एक्सपायर होगा, तो आपको ये लॉस तो देना ही पड़ेगा, बिकॉज आपने काफी अग्रेसिव बाई कर लिया। लेकिन अगली बार अगर कभी भी ऐसे फंड लेना हो तो आप छोटे प्रीमियम का बाई करके चले, तो वो ज्यादा बेटर रणनीति होती है। ओके, चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। करुणेश जी है हरिद्वार से, ये एल्युमिनियम 275 रुपए पर बेच रखा है, जानना चाह रहे क्या करें, क्या स्ट्रेटजी सही है या इस पोजीशन को काटना चाहिए? रविंद्र जी क्या सलाह देंगे? आज तो तेजी का रुख है, 283 के आसपास भाव है, 275 पे इन्होंने बेच रखा है, क्या करें? आई थिंक 285 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्योंकि अगर 285 निकल जाता है तो फिर इसमें 280 290 तक का लेवल्स दिख सकता है। और इसमें जो सपोर्ट है वो अराउंड
आई वुड से जो इमीडिएट सपोर्ट है वो अराउंड 278 का है, उसके नीचे जाता है तो फिर इनको 270 तक का लेवल मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस रखिए 285 286 का। अगर वो होल्ड करता है और अगर नीचे आता है 278 के नीचे जाता है तो 270 तक आएगा। तो मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस रख के काम कीजिए, अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो एग्जिट करना बेटर होगा। ओके, तो ये व्यू है, लेकिन आप पहले स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, 285 का लगा ले। अगर उसके ऊपर जाएगा तो हो सकता है कि नुकसान बढ़े, तो 285 पहला काम यही करे कि स्टॉप लॉस लगा के फिर वेट करे। चलिए अगले दर्शक है पवन है कानपुर से, जानना चाह रहे हैं कि शाम के सत्र के लिए क्या नेचुरल गैस में कोई ट्रेड बन रहा है क्या? दीपेन कोई सलाह देंगे नेचुरल गैस में आज? देखिए, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, मैं यही कहता हूँ कि अगर इंट्राडे में नेचुरल गैस का ट्रेडिंग करेंगे तो उससे बेटर है कि लॉटरी खरीद ले, बिकॉज वो ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी। अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो ये मार्केट्स एक्साइटिंग के लिए नहीं है। नेचुरल गैस में डेफिनेटली थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है, पूरा एनर्जी सेक्टर पॉजिटिव है, लेकिन सिर्फ इंट्राडे में आधे दिन के लिए काफी डिफिकल्ट होगा ये प्रेडिक्ट करना। लेकिन फिर भी क्योंकि ट्रेजेक्टरी तेजी की तरफ है, अगर आप फंड लेना ही चाहें तो आप आज के लो के स्टॉप लॉस के आसपास बाई करके वो रख के आप बाइंग करके चल सकते हैं, और जहां पे भी आपको प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी मिले आप एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन ये स्ट्रिक्टली इनका सवाल है, इसीलिए जवाब दिया जा रहा है। ओके रविंद्र जी, इसमें नेचुरल गैस पर आपका व्यू आज के लिए? वेल मेरे हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव है, इंट्राडे ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि एक बार पॉसिबली 364 तक टेस्ट कर सकता है आज के सेशन में या फिर नेक्स्ट सेशन में। तो मेरे हिसाब से बाइंग में रहना चाहिए। अगर डिप मिलता है 352 थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बट अगर आता है तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी 354 352 के आसपास, और स्टॉप लॉस अराउंड 350 के नीचे मेंटेन कर सकते हैं और 364 का टारगेट ले सकते हैं। और अगर उससे पहले 364 आ जाता है तो मेरे ख्याल से वहां पे आप बेच के चल सकते हैं, 355 354 आ जाएगा वहां से नेचुरल गैस पर रविंद्र जी का। चलिए अगले दर्शक जय सत्यवादी हैं अहमदाबाद से, ये जानना चाह रहे थे कि चांदी में कितनी तेजी यहां से और आ सकती है। दीपेन, क्या चांदी में कितनी तेजी आपको यहां से और लग रही है? जी, ये डिपेंड करता है कि उनका टाइम फ्रेम क्या है। तेजी की बात करेंगे तो हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि चांदी के भाव 1,15,000 तक हो सकते हैं। तो ये एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप 3 साल के लिए होल्ड करते हैं तो ये प्राइस मिल सकते हैं, अगर आप 1 साल के लिए होल्ड करते हैं तो लगभग 78,000-80,000 के आसपास के प्राइसेस मिल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि उनका होराइजन क्या है, जितना लंबा होराइजन उतने ज्यादा बेटर प्राइसेस आपको देखने मिल सकते हैं। अगर आप इंट्राडे की बात करें तो गोल्ड में जैसे तेजी लग रही है वैसे थोड़ी सिल्वर में भी लग रही है। इंट्राडे के लिए 70,800 से 70,900 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। ओके, 70,800 तक के इंट्राडे के लिए दिख सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी तेजी दिख रही है। लेकिन जो स्पेल चल रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में, जिस तरह की तेजी आई है 24 फरवरी से अब तक, क्या इस स्पेल में कितनी तेजी और दिख रही है रविंद्र जी आपको चांदी में? मेरे हिसाब से मैं इसमें एक्चुअली एक हार्मोनिक फॉर्मेशन बना है चांदी में, और इंटरनेशनल जो स्पॉट डॉलर सिल्वर है उसमें अराउंड 2780 से लेके $28 तक के लेवल्स का एक एक्सट्रीम टारगेट दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से मैं पहले वो टारगेट करना चाहूंगा। सो मुझे लगता है कि वो एक इनिशियल लेवल होगा, और उसके बाद हो सकता है कि ये जो $30 जो 2020 में जो टेस्ट किया था सिल्वर ने, उसे टेस्ट करने जाएगा। बट इनिशियली मुझे लगता है कि 27.80 से लेके $28 तक के पॉसिबिलिटी है। और अगर MCX की बात करें तो MCX में आई थिंक 74-75,000 तक एक बार टेस्ट कर सकता है। ओके, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। चलिए अगले दर्शक है क्रिश हैं, दिल्ली से, रेगुलर कॉलर है, हर दिन ये कॉपर पर ही सवाल पूछते हैं, ट्रेडर है, कॉपर में इनका कारोबार है, एक्सपोजर है। दीपेन, क्या सलाह देंगे क्रिश को? देखिए, बेस मेटल्स में हमारा मानना ऐसा है कि टॉप हो चुके हैं, और निकल जो काफी अच्छी तेजी दिखाई है, अभी वो 4% लोअर सर्किट्स पे जा रहे हैं। तो जो लीड कर रहा था वही थोड़ा नेगेटिव हो चुका है। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 825 826 के आसपास कॉपर में भी काफी रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं। तो अभी सलाह यही होगी कि थोड़े ऊपर में आप शॉर्ट सेलिंग करके चले विद स्टिक स्टॉप लॉसेस ऑफ 832, और उसके नीचे जहाँ पे 808 810 के टारगेट्स आ सकते हैं तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। बट अगेन काफी वोलेटिलिटी होगी तो स्टिक स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। ओके, तो ये व्यू है क्रिश दिल्ली कॉपर के लिए। चलिए अगले दर्शक है राज है बेंगलुरु से, मेटल और नेचुरल गैस पर राय जानना चाह रहे हैं, तो पूरे ही बेस मेटल्स और नेचुरल गैस पर। रविंद्र जी क्या सलाह देंगे बेस मेटल्स पे और नेचुरल गैस पर?
वेल नेचुरल गैस में तो मैंने बता दिया, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 364 तक के लेवल्स पॉसिबल है इनिशियली। और नेचुरल गैस में आई थिंक एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी जो रिसेंटली जो हाई बना था 400 का, आई थिंक वो बहुत क्रूशल है। अगर वो निकल जाता है तो फिर एक बहुत बड़ा अपमूव आ सकता है। बट वेरी नियर टर्म आई थिंक 365 से लेके 370 तक एक बार दिखा सकता है नेचुरल गैस। लोअर लेवल्स में 350 348 का सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। और अगर मेटल की बात करें तो कॉपर में हमें लगता है कि कॉपर के प्राइसेस फिर से एक बार थोड़ा सा एक बाउंस बैक आ सकता है 830 840 तक का। बट अगर एलएमई की बात करें तो एलएमई में कॉपर अराउंड $11,000 के आसपास एक आइडेंटिकल टॉप जैसा बना हुआ है, तो वो जब तक नहीं निकलता तब तक मेरे हिसाब से वी कैन से दैट टॉप हैज बीन फॉर्म्ड। अगर वो निकल जाता है तो फिर एक नया बुल रैली आ सकता है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉडर रेंज रहेगा कॉपर में। और अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में आई थिंक 260 265 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक कि वो होल्ड है, थोड़ा सा साइडवेज टू अप रहेगा प्राइजेस, और 284 85 के ऊपर हो सकता है कि 290 295 तक के लेवल्स हम इसमें देख सकते हैं। निकल में तो मैं एडवाइस करूंगा कि स्टे अवे, क्योंकि इट हैज बीन अ क्रेजी मूव, और इसमें ट्रेड करना इज नॉट सजेस्टेबल। और इसके अलावा अगर जिंक की बात करें तो जिंक में अराउंड मेरे हिसाब से 330 ऑन द अपसाइड और 312 ऑन द लोअर साइड का एक कंसोलिडेशन जोन होगा। मेरे ख्याल से ये जोन में ही ट्रेड करेगा। और लेड तो आई थिंक मेजर कोई मूव है नहीं, तो मेरे हिसाब से एक ब्रॉड रेंज रहेगा उसमें भी। तो ये भी हुए बेस मेटल्स और नेचुरल गैस पर। अनिल है एमपी से, मंदसौर से, सोना हाजिर में खरीदना है, किन स्तरों पर खरीदना चाहिए दीपेन इनको? देखिए, सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, कैसे अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, बिकॉज हाजिर में खरीदने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये बताने के लिए कि अगर हाजिर में खरीद रहे हैं तो रादर देन गोइंग फॉर फिजिकल गोल्ड खरीदने की जगह पे सबसे पहले आप गवर्नमेंट सॉवरिन बॉन्ड्स को तरजीह दें। अगर वो आपके नजदीकी बैंक में मिलता होगा, और आई थिंक सीरीज भी शायद ओपन है, तो आप सबसे पहले प्रेफरेंस वहां दें और भाव की चिंता ना करें। जो भी प्राइसेस पे आप गोल्ड लेंगे वो अच्छी ही अपॉर्चुनिटी होगी अगले 5 साल के लिए। तो डेफिनेटली आज के भाव के हिसाब से भी आप गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड में बाइंग करके चल सकते हैं। चलिए, अगले दर्शक है मनीषा शर्मा है पलवल से। ये जानना चाह रहे हैं कि 820 रुपए पर गोल्ड ये कॉपर खरीदा है, क्या करें, होल्ड करें? दीपेन क्या सलाह देंगे इनको कॉपर पर? रविंद्र जी को तो लगता है कि टेक्निकली कि 840 तक भाव जा सकता है। जी, लग तो रहा है, लेकिन क्या वोलेटिलिटी काफी होगी, तो स्टॉप लॉसेस के साथ ही ट्रेड करें। जो भी ट्रेड आप लेना चाहे स्टिक स्टॉप लॉस को माइंड में रखें। अभी इश्यू ये है कि 803 का जो आज का लो का स्टॉप है वो भी काफी दूर है, बिकॉज अभी प्राइसेस 813-15 चल रहे हैं। तो आई थिंक जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आपको ऑन द हायर साइड 835 38 आप वहां पे प्रॉफिट बुक करें, लेकिन नीचे में सेफ्टी के लिए आज के लो का स्टॉप लॉस लगा के। ओके, तो ये भी हो आपके लिए। सारंगपुर एमपी से अक्षय हैं। क्रूड ऑयल के रेट्स बढ़ने पर पेंट्स कंपनियों के शेयर की प्राइस क्यों बढ़ते हैं, ये जानना चाह रहे हैं, क्योंकि क्रूड उनका रॉ मटेरियल है, इस वजह से पेंट के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। कुछ आप इसमें रविंद्र जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी नहीं, मैं कमेंट नहीं कर सकता, आई एम नॉट अलाउड टू कमेंट ऑन दैट। ओके, दीपेन जी आप इनको कुछ बताना चाहेंगे, क्रूड के रेट्स क्यों बढ़ने पर पेंट कंपनियों पर क्यों असर हो रहा जाता है? देखिए, एक ये बिजनेस का सिंपल उसूल है कि जो जब भी आपकी खरीदी चीपर होती है और आपकी सेलिंग महंगी होती है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है। अगर आपकी खरीदी महंगी होने लगती है और आपका सेलिंग प्राइस वही रहता है तो आपका प्रॉफिट घटता है। तो इसी के लिए जो आपकी खरीदी क्रूड ऑयल की अगर महंगी हो जाती है तो आप वही भाव पे सेलिंग कर रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट श्रिंक होने की वजह से आपको प्राइसेस, शेयर के प्राइसेस में नीचे डाउनफॉल देखने मिलता है, बिकॉज आपका प्रॉफिट कम हो रहा है। तो ये मोटा मोटा एक बिजनेस का रूल है। कॉस्ट वाली बात है, अगर आपके कॉस्ट बढ़ेंगे, जो आपके रॉ मटेरियल है, जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली इसके प्राइसेस, शेयर प्राइसेस पे तो असर होगा ही। शुक्रिया दीपेन जी आपका, रविंद्र जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम इतने सारे सवालों के आज जवाब दिए। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। नमस्कार।